आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने आज कहा कि FRC का मतलब है फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट, जिसे तेलंगाना सरकार ने SIR प्रक्रिया के दौरान शुरू किया था। इसे गलत इरादे से शुरू किया गया था ताकि जिनके पास पहचान पत्र नहीं है उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। भारत के चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए FRC को पहचान के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। असल बात यह है कि FRC, जिसे तेलंगाना सरकार के प्रशासनिक आदेश से अभी शुरू किया गया है, असल में 2013 के AP फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट आदेश का ही एक रूप है, जो सिर्फ सरकारी फायदा पाने वालों के लिए था। तेलंगाना विधानसभा में BRS के नेता टी हरीश राव ने हैदराबाद के IT कॉरिडोर में एक अहम जगह रायदुर्ग में कथित हेरिटेज जमीन के 10.63 एकड़ हिस्से की प्रस्तावित नीलामी को तुरंत रोकने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने गचिबौली, लगचारला, मोनाजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एरिया और रायदुर्ग जैसी जगहों पर जमीन बेचने की साजिशों का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो अभी जोरदार भाषणों में सरकारी जमीनों को पिछली सरकारों से मिली राष्ट्रीय संपत्ति बताते थे, अब वही जमीन की नीलामी कर रहे हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए रख रहे हैं। हरीश राव ने आरोप लगाया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पर्यावरण की दृष्टि से अहम जमीन से लेकर रायदुर्ग की हेरिटेज चट्टानी जमीन तक तेलंगाना की कीमती सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डाला जा रहा है। हरीश राव ने याद दिलाया कि 2020 में रेवंत रेड्डी ने इन रायदुर्ग जमीनों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पूछा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अब ऐसी नीलामी की इजाजत कैसे दे सकते हैं जिससे विवादित संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बन सकते हैं। हरीश राव ने कहा, सरकार को कानूनी मालिकाना हक तय करना चाहिए और इस हेरिटेज इलाके की सुरक्षा करनी चाहिए। जब तक जमीन के मालिकाना हक और कानूनी स्थिति का पक्का पता न चल जाए, तब तक किसी भी नीलामी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। CMR टारगेट पूरा न करने वाले राइस मिलर्स पर सख्ती दिखाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को मिलर्स से बकाया राशि की वसूली तेज करने का निर्देश दिया। यह कहते हुए कि सरकार ने सही कारोबारी सोच रखने वाले मिलर्स के प्रति सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि जो लोग जानबूझकर भुगतान से बचने की कोशिश करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सिविल सप्लाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ सिविल सप्लाई विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर मिनरल्स से बकाया राशि वसूलने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपए का बकाया जमा हो गया। उन्होंने मिनरल्स से बढ़ते बकाये की वसूली के लिए मौजूदा सरकार को दोषी ठहराने पर विपक्षी दलों को कड़ी आलोचना की। जब अधिकारियों ने बकाया वसूली में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी तो CM रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि अनाज के हर एक दाने की कीमत वसूल की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बकाया वसूली की प्रक्रिया के लिए खास गाइडलाइंस बनाने और कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के 3 बार हारने के बावजूद उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर PM मोदी और सरकार 12 सालों से लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी विपक्ष देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने कार्यवाही में रुकावट डालने का रास्ता चुना। पूरा देश यह जानता है, देश चाहता था कि सदन में चर्चा हो। देश हित में कई बिल पास किए गए, फिर भी उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वे बस हर बिल का विरोध करना चाहते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सोच महिला बिल को पेश होने से रोकने की साजिश रचने पर केंद्रित थी। ये मानसून सत्र जिस तरह आज चर्चा न करते हुए कांग्रेस का जो पलायन था, राहुल गांधी रोज रोज दिन दिन किस तरह गोल पोस्ट बदलते हुए सदन में चर्चा करने के बजाय आज सड़क पे अब जो हंगामा कर रहे, जो हल्ला मचा रहे, पूरा देश जान रहे। आप 3 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी हारने के बावजूद भी उसमें कोई बदलाव नहीं, उनके सोच में कुछ बदलाव नहीं। मगर आज मोदी जी सरकार 12 साल से लगातार जो विकास के और आगे बढ़ रही है देश, वो सहन नहीं पा रहे। आज हर विषय पर चर्चा करने के लिए आज सरकार तैयार रहने के बावजूद भी किस तरह आप टाल दिए, पूरा देश जान लिए। क्योंकि ये सदन जो है पूरा देश, ये लोग चाह रहे थे कि कुछ चर्चा करें। आज इतने भी बिल पास है राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए बिल पास, कहीं आप भाग नहीं लिए। हर बिल पर आप जो मुद्दा बनाकर विरोध करना चाह रहे। आपका मानसिक स्थिति यही था कि महिला बिल आने के लिए, नहीं आने के लिए किस तरह साजिश के लोगों को पता चलता है। मोदी जी का
आज मकसद है कि 2029 में महिला बिल लागू होने के लिए जो प्रयास कर रहा था वो न आने के लिए जो आज कांग्रेस ने साजिश किया, महिला पूरा देश भर देख रही है। आने वाले दिनों में जरूर मोदी जी के नेतृत्व में महिला बिल को पारित करेंगे। 2029 में इस चुनाव के अंदर ही महिला को आरक्षण देने का प्रावधान करेंगे। अपोजिशन को कुछ सीखना चाहिए। टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने आज कहा कि देश भर से 500 से ज़्यादा सांसद आते हैं। वे अपने राज्य, चुनाव क्षेत्रों और इलाकों के बारे में बात करने, उन्हें चुनने वाले लोगों की ज़रूरत को पूरा करने और उनकी तरफ से कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आते हैं। वही अधिकारी और मंत्री भी ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। वे स्टार्ड और अनस्टार्ड सवालों और नियम 377 के तहत उठाए गए सवालों के मामलों को संभालते हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के अधिकारी इस प्रक्रिया में 1-2 महीने तक खुद को पूरी तरह लगा देते हैं। वे अपने दूसरे कामों को छोड़कर पूरी तरह संसदीय कामकाज पर ध्यान देते हैं। कि मानसून सेशन नाम के साथ ही वॉश आउट भी हो गया है। जितने सांसद जी सारे भारत देश से 500 से ज़्यादा तैयार करके आते हैं। अपने राज्य के बारे में बोले, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोले, अपने क्षेत्र के बारे में बोले, अपने क्षेत्र के जो जनता है जो वोट दिए हैं उनके बारे में कुछ बोले, उनके बारे में कुछ करें। ये पूरा सोच सोच के प्रिपेयर करके रेडी करके आते हैं। इतनी दूर से आते हैं, इतने दिन के लिए आते हैं, अपने क्षेत्र छोड़ के आते हैं। और एक तरफ से अधिकारी और मंत्रीगण कि इतने तैयारी करते हैं, जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, 377 होते हैं, सभी के प्रिपरेशन के लिए ना सिर्फ केंद्र में अधिकारी लोग बल्कि राज्य में भी अधिकारी लोग सभी इसी में लगे रहते हैं। 1-2 महीने लगे रहते हैं, पूरा काम साइड में छोड़ के सिर्फ पार्लियामेंट का काम करते हैं। इतना प्रिपरेशन करने के बाद हमें उम्मीद रहता है कि हम बैठे किसी इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करें, मंथन करें, कुछ अच्छा निर्णय लें देश के लिए और देश का जो है विकास के लिए आगे बढ़े। तो सभी चाहते हैं कि अलग अलग दल से जो आते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनका राय क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, वो सभी सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो गया है कि विपक्ष ने हर दिन नया नया मुद्दा उठा के, नया नया डिमांड उठा के किसी भी तरह पार्लियामेंट नहीं चलना है, लोकसभा नहीं चलना है, उसको एकदम डिस्टरबेंस लेके आना है, यही उनका जो है प्रायोरिटी रहा है। आखिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे गृह मंत्री जी आए, अमित शाह जी आए लोकसभा में और बोले, और गृह मंत्री जी बताए हाँ मैं तैयार हूँ बोलने के लिए, बताओ क्या बोलना है, किस चीज़ पे बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, सभी टॉपिक पे लिए मैं तैयार हूँ। और इसी बात सांसदीय मंत्री जी श्री किरेन रिजिजू ने भी लोकसभा में खड़ा होकर ये बता दिया है कि देखो गृह मंत्री जी तैयार है बोलने के लिए, आप हाउस तो चलाओ, हाउस में डेकोरम की बात चले तो डेकोरम करो, बैठो, सुनने के अगर तैयार है तो आएंगे। गृह मंत्री जी तैयार बैठे हैं आने के लिए, बोलने के लिए, तो लेकिन मानते नहीं है। बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रवन्ना को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल के वीआईपी सेक्शन से निकालकर आम कैदियों वाले सामान्य जेल में भेज दिया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि उनकी बैरक से एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुआ था। कल यानी बुधवार शाम को इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। इस 17 सेकंड के वीडियो में रवन्ना को जेल की कोठरी में मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिखाया गया था। फोन मिलने की खबर के बाद रवन्ना को करीब 20 अन्य कैदियों के साथ एक सेल में डाल दिया गया है। उन्हें अब अनिवार्य जेल वर्दी पहनने और जेल के पुस्तकालय में काम करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सख्त सुरक्षा वाली जेल में फोन कैसे पहुंच गया। इस पूरे मामले में जेल एवं सुधार विभाग के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच की छापेमारी के दौरान रवन्ना की बैरक से यह मोबाइल बरामद किया गया। सीसीबी ने मंगलवार दोपहर जेल में छापेमारी की थी।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से उन बिलों के अलावा जिन पर आखिरकार चर्चा हुई और जो पास हुए, बाकी जरूरी चर्चा और काम नहीं हो पाए। सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से पूरा सत्र पटरी से उतर गया। इसके पीछे घमंड के अलावा और कोई वजह नहीं थी। वे मांगे रखते और उन मांगों को मान लिया जाता तो वे भाग जाते हैं। एक हफ्ते पहले किरण रिजिजू ने संसद में कहा था कि गृह मंत्री जवाब देंगे। मानसून सेशन में जो भी चर्चा होना था, जो भी प्रोडक्टिव काम हो सकते थे, बिल तो पारित हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक व्यक्ति का अहंकार से कारण, ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ वन पर्सन, पूरा सेशन ये तो डिरेल हो गया। और ये सिर्फ अरोगेंस के अलावा और कुछ कारण नहीं है। तो ये डिमांड करते हैं, बाद में जब डिमांड स्वीकारते हैं, बाद में भाग जाते हैं। तो एक सप्ताह पहले किरण रिजिजू हम सब बैठे थे, उसके बाद किरण रिजिजू ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला, आपके सामने बोला, गृह मंत्री उत्तर देंगे। लेकिन गृह मंत्री उत्तर देते हैं ऐसे बोलने के बाद भी उन लोगों ने माना नहीं। कल स्वयं गृह मंत्री कहा, तब भी बाद में गोल पोस्ट बदल दिया, उनका इस्तीफा चाहिए। आज राज्य विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात के बाद बंद का अपना आह्वान वापस ले लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि कन्नड़ संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद बंद का आह्वान वापस लेने का फैसला किया। शिव कुमार ने कहा, सभी कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने बंद का आह्वान वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज का दिन उनके मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विधानसभा सत्र का पहला दिन था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। बंद का यह आह्वान कावेरी जल बंटवारे के मौजूदा मुद्दे से जुड़ा हुआ था, जिसमें कन्नड़ समर्थक संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के निर्देश का विरोध किया। कन्नड़ संगठनों ने पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और टोल प्लाजा व प्रमुख राजमार्गों सहित कई जगहों पर प्रदर्शन की योजना बनाई थी। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार हो गया। खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड में मेरे स्टेज का शुद्धिकरण हुआ, बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया। खड़गे ने कहा, मैं हल्द्वानी में था जहां मैंने एक जनसभा को संबोधित किया, वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां हवन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? मैं विपक्ष का नेता हूं। खड़गे ने कहा कि मैंने खुद को कभी पीड़ित नहीं समझा, मैंने दलित के नाम पर हमदर्दी नहीं हासिल की, मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है, बीजेपी ऐसा कृत्य का समर्थन नहीं करती। हमने बताया ये अच्छा नहीं देश के लिए, ये देश को डिवीजन करता है। और आजादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस एटीट्यूड का मैं कंडम करता हूं। और जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पूरा सेशन वॉश आउट। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज कहा कि लोकसभा से पास एमएमआरडी एक्ट में संशोधन संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि यह राज्यों से उनके जमीन पर उनका अधिकार और मालिकाना हक छीनने की कोशिश करता है। इसलिए इस कानून का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सतीशन ने कहा कि इस कानून का राज्य सरकार का विरोध केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
लोकसभा में बुधवार को एमएमआरडी अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का केरल पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इस संशोधन के जरिए राज्यों के जमीन पर अधिकार और मालिकाना हक जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में आइटम 18 है को केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन बिल में खनिज वाली जमीन के प्रावधान के जरिए तटीय इलाकों और जंगलों को छोड़ दिए बिना केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि विपक्ष भगोड़ों की तरह व्यवहार कर रहा है। वे बहस से भाग रहे हैं। वे संसद में बहस से लगातार बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि चर्चा में उनका दोहरापन सामने आ जाएगा। देखिए, विपक्ष भगोड़ा है, ये चर्चा से भाग रहा है, ये संविधान दिखाते हैं। संविधान में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फोरम ये लोकसभा है और सबसे बड़ा आयुध लोकसभा की चर्चा है। लेकिन ये लगातार चर्चा से डरते क्योंकि इनको पता है चर्चा होगी तो इनका दोगला चेहरा भी बाहर आएगा। चर्चा होगी तो झारखंड में भी सवाल आएंगे और उस पर उनकी चुप्पी उसका भी जवाब देना पड़ेगा। चर्चा आएगी तो उन्होंने क्या किया इसके ऊपर भी जवाबदेही बनेगी। इसलिए चर्चा से भागने का काम उन्होंने किया। पहले तो बहाना बनाया कि अमित भाई जवाब नहीं दे रहे इसलिए हम चर्चा नहीं चाहते। अमित भाई ने तो राइटिंग में बता दिया कि मैं जवाब देने को तैयार हूँ, तो भगोड़े भाग गए, सामना करने को तैयार नहीं है। ये संविधान को अपमानित करते हैं। इनको युवाओं से लेना देना नहीं है, शिक्षा से लेना देना नहीं है। इनको केवल हंगामा खड़ा करना है, केवल टीवी पर दिखना है, केवल विरोध करना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा भगोड़ा विपक्ष मैंने देखा नहीं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।